बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। छात्र भी सड़क पर हैं, बेरोजगार भी सड़क पर हैं और किसान भी सरकार के निरंकुश तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़कों पर है। पंजाब से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर, सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सूचना नए वीडियो का आप तक पहुंच जाए, और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो किसान सड़कों पर है, सरकार युवाओं के आंदोलन को पर भी लाठी चला रहे हैं और किसानों पर भी। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस कोरोना एक्ट का बहाना बनाकर युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो कोरोना एक्ट सरकार समर्थक प्रदर्शनों पे नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कंगना रनौत के पक्ष में या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस कोरोना काल में न पुलिस लाठियां बरसा रही है उन पर, न किसी तरह का कोरोना एक्ट उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन किसानों, बेरोजगारों और छात्रों पर जो सरकार के इस निरंकुश तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लगातार लाठियां भी बरसाई जा रही हैं, उनके खिलाफ केस मुकदमे भी हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के बाद देश के किसान सड़कों पर है। हरियाणा में के कुरुक्षेत्र पे किसान सड़कों पर निकले, प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने की कोशिश की कि वो जो अध्यादेश किसान विरोधी है उसे वापस लिया जाए। लेकिन सुशांत, रिया और कंगना के त्रिकोण में फंसी मीडिया, बड़ा मीडिया वर्ग को किसानों के इन मसलों को लेकर, किसानों को प्रदर्शन को लेकर, बेरोजगारों को प्रदर्शन को लेकर वक्त नहीं है अपने यहाँ खबर दिखाने की, क्योंकि सरकार के एजेंडे पर न युवा है न किसान है, और सरकार के एजेंडे पर चैनल काम कर रहे हैं तो तमाम मुद्दों को, जरूरी मुद्दों को भटकाने के लिए सास बहू के धारावाहिकों की तरह महीनों से इस तरह का पाखंड रच रहे हैं। समय उनसे भी सवाल पूछेगा। किसान को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिले, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए और आढ़तियों की लूट से किसानों को बचाए। किसानों की ये मांग है, और ये मांग बहुत गलत भी नहीं है। खेत उत्पाद से जुड़े उद्योगों को मनमानी मुनाफा कमाने पर पाबंदी लगे और खेत और कारखाने के बीच का रिश्ता 1 और 1.5 के अनुपात में हो। इन सब के विस्तार में न जाकर आए, इस आढ़तिया सरकार की नियति को जाने। 5 जून को इसी साल, यानी जब कोरोना काल था उसी दिन, संभवतः तारीख यही है, तारीख इधर उधर हो सकती है, केंद्र सरकार ने एक चंगेजी फरमान जारी किया, अध्यादेश लाकर। इसके कुल 3 अध्याय हैं। किसान अब सीधे आढ़तियों को अपना उत्पाद बेच सकता है, मंडी जाने की जरूरत नहीं। मंडी की बात करें तो मंडी क्या है, किस आधार पर कांग्रेस ने इसको आकार दिया था, उसकी मुख्य बातें जान ले। मंडी विकेंद्रित केंद्र है जहां किसान अपने अपने उत्पाद को बेच और खरीद सकता है, सरकार के तय न्यूनतम मूल्यों के साथ। उसे आढ़तियों के लूट से बचाने के लिए मंडी के संचालन की जिम्मेदारी किसानों के चुने हुए प्रतिनिधियों से ही संचालित होती है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य था कि 10 किलोमीटर पर एक मंडी जरूर बने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे और गति दी, लेकिन सरकार बदलते ही उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पहल की और मंडी की व्यवस्था को खत्म कर दी। बड़े काश्तकार तो अपना उत्पादन
सरकारी कर क्रय केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन छोटे किसान मजबूरी में आढ़तियों के चंगुल में फंस जाने को मजबूर हैं। इस अध्यादेश ने इसे और भी, इस संकट को और भी गहरा किया है, बढ़ाया है। दोस्तों, जब सब सच कहना सब भूल चुके हैं, जब झूठ को बार बार गले पे बंदूक रखकर या पिस्तौल लगाकर या रिवॉल्वर रखकर ये कहा जाने लगे कि तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा, और जो मैं दिखा रहा हूं वही सच है, भले वो झूठ क्यों ना हो। अगर उस वक्त भी हम जैसे कुछ लोग बचे हैं और उस झूठ को बेनकाब कह रहे हैं और सच को कह रहे हैं जो झूठ नहीं सच है, और जिसे झूठ के मुलम्बे में छुपाकर सच बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता आज भी कहीं न कहीं उस अंधेरे कमरे में उस एक रोशनदान की तरह है, एक नन्ही सी, जहां से एक नन्ही सी रोशनी अभी भी कहीं टिमटिमा रही है, क्योंकि पत्रकारिता आज जहां खड़ी है वहां दुष्यंत याद आते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। या फिर ये भी कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस कोशिश में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर पत्रकारिता की बातें हों। यकीन माने, झूठ जब भी पकड़ा जाता है उसका जुलूस निकलता है। मुंबई में देखा हमने, चाहे पोस्टमैन की बात हो या जेसीबी ड्राइवर की बात हो, जिस तरह से एक आडंबर रचा जा रहा था, वो झूठ सामने आया। झूठ बार बार सामने आता है, चाहे कितना भी उसे छुपाने की कोशिश की जाए। योगी राज में 2017 में बलात्कार हुआ था और मुकदमा 2018 में दर्ज हुआ था। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया वो 2017 में किया था। कहां कहां नहीं लड़की गई, आत्मदाह की भी कोशिश हुई, और फिर 2018 लगभग साल भर बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार में अभी बलात्कार पीड़िता है, 2010 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 10 साल बाद पीड़िता के पास पुलिस पहुंची, तफ्तीश के लिए पहुंची, उसका बयान लेने के लिए पहुंची। भाजपा जदयू मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने 40 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत मुकदमे की FIR दर्ज नहीं की, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस, माफ करें, उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस का भी तौर तरीका देख ले। वैसे दिल्ली पुलिस भी इस मामले में बहुत ज्यादा कोई दूध की धुली नहीं है। UAPA के तहत अभी दिल्ली के दंगों में जितनी गिरफ्तारियां की है, CA और NRC विरोधी के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ, इसलिए दूध की धुली दिल्ली पुलिस भी नहीं है। CBI ने कुलदीप सेंगर मामले में उन्नाव में जो घटना घटी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार से लगभग एक महीने पहले कहा था वहां के DM के खिलाफ कार्रवाई करने का और 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने उस पत्र को सरकार ने उस पत्र को दबा के रख दिया है, क्योंकि वो चहेते अधिकारी माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार।
और इतना ही नहीं, बिहार में भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जहां 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ है, नीतीश सरकार को 71 अधिकारियों के खिलाफ, जिनमें कई डीएम शामिल हैं, सीबीआई ने पिछले इसी साल मार्च में कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो काम करने का सरकार का एक तरीका ये भी है। 40 दिन तो पुलिस पुलिस कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने जो निर्देश दिए, कार्रवाई करने को कहा, 6 महीने बीतने को आए, अभी तक बिहार की सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। नारकोटिक्स विभाग और केंद्रीय एजेंसियां किस तरह काम करती हैं, उसका एक बानगी भर है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। निचली अदालतों में उनके जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल सियासी हाका लगाकर रिया को घेरा गया। रिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने वाले एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना, जो बीएसएफ के भी महानिदेशक हैं, और ऐसी उम्मीद पहले से थी कि राकेश अस्थाना केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप रिया केस में भी अपने पूरी काबिलियत, पूरे जौहर दिखाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इन्होंने वह किया भी जो न काम सीबीआई कर सकी, न ईडी कर सकी, वह काम एनसीबी ने कर दिया, यानी राकेश अस्थाना की अगुवाई वाली संस्था ने कर दिया। रिया की गिरफ्तारी के लिए गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को विशिष्ट सेवा पदक मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो भविष्य में गृह सचिव या इसी तरह के किसी और बड़े ओहदे पर पहुंच जाए। सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक रहे राकेश अस्थाना पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहे। उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। उनके ही सहकर्मी ने जैसा बताया शुरू में कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन सब कुछ धरे के धरे रह गया, क्योंकि उनके सर पे सरकार का हाथ था। वैसे गांजे पर मची रार को लेकर एक पुरानी खबर याद आ गई। 2019 में उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ मेला हुआ था और सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, गांजे के प्रयोग पर से प्रतिबंध हटा लिया था। सरकार ने इसे एक प्रसाद माना था। जब उनसे ये कहा गया कि एक नशीली वस्तु है और इसका सेवन अपराध है, तो उन्होंने कहा, यानी सरकार ने कहा, ये एक धार्मिक आस्था का सवाल है। हमारी सरकार इस बात से के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कुंभ का आयोजन अत्यंत भव्य तरह से हो और किसी को कोई परेशानी न हो। इस पूरे खेल में पूछताछ तो रिया से होती रही, लेकिन बेपर्दा और नंगे सुशांत सिंह राजपूत ही होते रहे। उनका चरित्र सामने आता गया। बिहार पुत्र लड़की से लेकर नशे में डूबे थे। उनके परिवार वाले कुछ बोलेंगे अब अपने लाडले के इन संस्कारी आदतों पर, और न भूले हैं न भूलने देंगे का पोस्ट लगाने वाले या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पे कुछ अपनी राय देंगे। संस्कारों की बात जो करते हैं, भाजपा के नेता सुशांत सिंह के बिना शादी के लड़कियों के साथ संबंध रखने और नशा करने पे कुछ बोलेंगे। भूलने वाली तो ये बात भी नहीं है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल तक वो भी सत्ता में रहे और तब मुंबई इसी तरह से ड्रग्स की चपेट में रहा था। ये भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हम भी उन्हें न भूलेंगे, हम भी ये बात नहीं भूलेंगे और न देवेंद्र फडणवीस को भूलने देंगे और न भाजपा को भूलने देंगे कि इस पूरे खेल में वो एक अलग तरह का खेल कर रही है। सच तो यह है कि मैं उस खून की प्यासी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं जो किसी दूसरे की बर्बादी को देखकर मजा आए, जिसे आता हो। पत्रकारिता ये है भी नहीं, चाहे वो रिया हो या कंगना, दोनों को लेकर जिस तरह का एक पाखंड रचा जा रहा पत्रकारिता में, इसे पत्रकारिता तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो सुने जी न्यूज के रिपोर्टर को। वीडियो में रिपोर्टर जो बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर गांजा चरस का इस्तेमाल कब से हो रहा है, तब संभवतः देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी महाराष्ट्र में। तो हम इसे न भूलने देंगे और न हम भूलेंगे। हम बार बार ये बताते रहेंगे
कि देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल में ही सुशांत सिंह राजपूत ने नशीली दवाओं की शुरुआत की थी। उनके दौर में ही वो नशे के आदी हुए। उस घर में रिया चक्रवर्ती के आने से पहले वो नशा लेते थे। 4 साल से काम कर रहे कुक ने भी बताया कि साहब ये सेवन करते थे। रिपोर्टर तो ये बोल गया, लेकिन सुधीर चौधरी, जिनका एजेंडा कुछ और था, जिनकी लाइन कुछ और थी, वो परेशान हो गए। इसलिए उन्होंने फौरन रिपोर्टर को रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत सारी बातें सामने आ चुकी थी। भारतीय मीडिया जिस ढंग से रिया चक्रवर्ती या कंगना रनौत के पीछे है, उसे गिद्ध कहना, बहुत लोग क्या गिद्ध कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहना गिद्धों का भी अपमान होगा, क्योंकि गिद्ध तो मुर्दा जिस्मों को नोचते हैं, लाशों को नोचते हैं। आज की ये पत्रकारिता जिंदा लोगों को नोच रही है। नहीं खाओगे क्या वहाँ क्या